नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और 22 जुलाई 22 खबर में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर हैं। पंचकुला में जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय पंचकमल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक ली। इससे पहले जेपी नड्डा ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने सरकार और संगठन को लेकर के फीडबैक लिया, साथ ही पार्टी नेताओं को दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैथल में बीजेपी की अमृत काल संकल्प रैली को संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबाला में पन्नाम प्रमुखों के बैठक के बाद कैथल में रैली में पहुंचे। मंच पर सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से शौचालय की बात की थी तो कांग्रेस ने खिल्ली उड़ाई थी। कहा था कि लाल किले से प्रधानमंत्री शौचालय बनाने की बात करते हैं। महिला सम्मान जुड़ा है इन चीजों से। हरियाणा आज 100% ODF हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा किसानों, जवानों, खिलाड़ियों और पहलवानों की भूमि है। उन्होंने कहा हरियाणा भारत की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि है। हरियाणा किसानों की भूमि भी है, जवानों की भूमि भी है, खिलाड़ियों की भूमि भी है, पहलवानों की भूमि भी है और भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाली पवित्र भूमि है। तो वह हरियाणा है, उसको मैं नमन करता हूं। और जब मैं खिलाड़ी की बात करूं और हरियाणा का नाम न लूं तो शायद मैं अन्याय करूंगा। ओलंपिक्स का मतलब हरियाणा, पैरा ओलंपिक्स का मतलब हरियाणा, कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब है तो हरियाणा। हरियाणा के लोग, और जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, जिस तरीके से बच्चों के बीच में खेलो इंडिया के कार्यक्रम को चलाया है, जिस तरीके से संदीप सिंह जी ने रुचि ली है, संदीप सिंह जी के द्वारा लिए गए रास्ते और जो योजनाएं हैं, अब उसको देश भी अपने अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर उसको फॉलो कर रहे हैं। इसको भी हमको समझना है, इसको भी हमको जानना है। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हरियाणा में इस वक्त 36,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा का निवेश हो रहा है। ये आज हरियाणा का जगह बनती है, जो आज निवेश की जगह बन रही है। दुनिया यहाँ निवेश करने आ रही है। ये बदलता हरियाणा है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उसको भी हमको समझना है। रेवाड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय यादव ने कहा कि सामूहिक रूप से लड़ा जाएगा 2024 विधानसभा चुनाव। हालांकि हुड्डा के आजाद से मुलाकात पर उन्होंने चुप्पी साधी। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद को पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। नहीं, ऐसा है कि इस बात का जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा देंगे। वो क्यों मिले उनसे, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? मुझे क्या पता वो किस बारे में मिलने गए थे, मुझे तो बताया नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया कर देना नहीं चाहता। अगर कार्रवाई करनी है तो वो सिर्फ वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं वो, और ना मैं उस कमेटी में हूँ जो अनुशासन समिति की समिति में हूँ मैं। ये तो एक तरीके से ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। 27% आरक्षण मंडल कमीशन ने दिया है, इसमें हरियाणा के अंदर 16% आरक्षण बनता है BC-A का और 11% बनता है BC-B का। तो ये तो पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जिंद पहुंचे। जिंद की जाट धर्मशाला में कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए 25 सितंबर को देवीलाल जयंती पर फतेहाबाद में होने वाले कार्यक्रम का न्योता दिया। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर के भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान चौटाला ने कहा कि इनेलो जिला परिषद से लेकर के सरपंच और पंच के चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अब से जब चुनाव होगा तो मैंने जैसा बोला कि 100% लोग इस सरकार के खिलाफ बहुत पहले हम फैसला कर चुके हैं। हम सारे चुनाव सिंबल पर ठीक जिला परिषद के नहीं है, गाँव में, पंचायत के ऊपर उसके चुनाव के सिंबल। इसलिए 25 सितंबर को 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 25 सितंबर
सोनाली फोगाट के 3 डायरी से नए राज खुल सकते हैं। लगातार तीसरे दिन गोवा पुलिस ने हिसार में जांच की। सोनाली के संत नगर आवास में जांच की गई और इस दौरान स्थानीय लोगों को भी इस जांच में शामिल किया गया। वहीं सोनाली के भाई ने कहा कि सीएम मनोहर लाल से दोबारा मुलाकात करेंगे। गोवा पुलिस ने सोनाली की अलमारी, बेडरूम आदि सामान की तलाशी ली और सोनाली के पासवर्ड प्रोटेक्ट लॉकर को खोलने का प्रयास भी किया। लॉकर के ना खुलने पर गोवा पुलिस ने उसको सील कर दिया। वहीं सोनाली के अलमारी से गोवा पुलिस को 3 डायरियां भी मिली हैं, जिसको गोवा पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। इन डायरी में सोनाली और सुधीर से जुड़े कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। गोवा पुलिस के इंस्पेक्टर डेनिन डेस्पोटा ने ये बताया है कि हमारी जांच जारी है और गवाहों और परिवार के लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। लोग एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, गवाहों के स्टेटमेंट भी ले रहे हैं। बैंकों में हम लोग गए, जैसा जैसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में इंफॉर्मेशन आता है वैसे वैसे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है। पुलिस जांच को लेकर सोनाली के भाई वतन ढाका ने कहा कि गोवा पुलिस की एक टीम यहां जांच कर रही है, वहीं दूसरी टीम सुधीर से पूछताछ कर रही है। सीबीआई जांच को लेकर हम शनिवार को मुख्यमंत्री से दोबारा मिलेंगे। ये कह रहे हैं भी हमारी अलग अलग टीम बनी हुई है, एक यहाँ भेजी हरियाणा में जांच के लिए, जो उससे पूछताछ कर रही है वो अलग टीम है, तो हमारा काम है यहाँ की जांच करना, तो ये जांच कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री से मिलने जाना, हाँ, कब जाएंगे क्या? कल शाम तक। कोई सुप्रीम कोर्ट में भी आपने सीबीआई के लिए पेटिशन लगाई है? हाँ, हमारे रिलेटिव उन्होंने डाली है। सोनाली का लॉकर सील करने के लिए गवाह के तौर पर बुलाए गए पड़ोसी नरेश कुमार ने बताया कि जो 3 डायरी गोवा पुलिस ने अपने साथ ली हैं, उनमें से कुछ 2019 की हैं और कुछ में नंबर के साथ कई सूचनाएं दर्ज हैं। थाने नंबर, फोन नंबर लिखे हुए, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सालों से इन्हीं की दुकानों पे किराए पे हूँ। हाँ, कोई ऐसी बात तो दुकान के कोई कागज भी देखे हैं जो दुकानदारों को भी बुलाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ विटनेस के तौर पे जी। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि सोनाली की डायरी में क्या है। अगर गोवा पुलिस को डायरी से कुछ मिलता है तो जांच नई दिशा में भी की जा सकती है। अनूप कुंडू, इंडिया न्यूज, हरियाणा। टोहाना में चलती ट्रेन में महिला की छेड़छाड़ की गई। विरोध करने पर उसे ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। महिला के साथ उसका 9 साल का बेटा भी था, जिसके सामने सारी वारदात को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट देखिए। बेटियों की सुरक्षा को लेकर लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। बाहर दरिंदे उन्हें नोचने के लिए खड़े रहते हैं। तस्वीरों में दिख रही ये महिला अपने 9 साल के बेटे के साथ ट्रेन से अपने ससुराल जा रही थी। इस दौरान चलती ट्रेन में एक मनचला उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। जब महिला ने विरोध किया तो उसने जो किया उसे सुनकर आप सहम जाएंगे, आप डर जाएंगे। डर दहशत की ऐसी दास्तान जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उस दरिंदे ने महिला को चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया, जिसके चलते नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। एक बेटे के सिर से माँ का साया छीन गया। बेटे के सामने उसकी माँ तड़प तड़प कर मर गई। मृतका की शादी तुरंत नगर में हुई थी। कुछ दिन पहले वो अपने बेटे के साथ मायके में गई थी। रोहतक से जाखल के लिए चलने वाली पैसेंजर ट्रेन से टोहाना आ रही थी। जब वो नरवाना के पास पहुंची तो उसने अपने पति को फोन किया कि गाड़ी नरवाना से चल पड़ी है। इस दौरान आरोपी मंचला भी उसके साथ गाड़ी में उसी डिब्बे में बैठ गया। इस दौरान गाड़ी में ज्यादा सवारी न होने के चलते आरोपी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। वहीं कुछ दूरी पर जब गाड़ी धीमी हुई तो आरोपी कूद गया। बच्चे ने बताया, क्योंकि बच्चा भी साथ में था, उनका बेटा 9 साल का, कि माँ के साथ काफी देर से वो बदतमीजी किया जा रहा था और फिर माँ ने उसको बहुत डांटा भी,
हाथापाई भी हुई, परंतु वो काफ़ी तगड़ा था, तो उसने उठा करके उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जब उसने फेंका तो डर के मारे अगले डिब्बे में बच्चा जो है वो भाग गया। अभी मैं एग्जैक्ट ये नहीं कर सकता कि वही बंदा था, क्योंकि स्टेशन से कुछ पहले जब ट्रेन धीमी हुई तो एक बंदे ने छलांग लगाई नीचे, जो पुलिस ने उसको आके उठाया, और जब बच्चे को उन्होंने दिखाया कि ये तो नहीं था, तो बच्चे ने कहा कि शर्ट से पहचानते हुए कि हाँ यही बंदा था। पुलिस ने मासूम बेटी का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर। जो बच्चा था, जब टोहाना रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पहुंची तो वो नीचे उतरा, उसने अपने फादर को बताया, तो फादर ने पहले अपनी जो विक्टिम थी उनको ढूंढने का प्रयास किया। तो सुबह 4 बजे के करीब उनको जो डिसीज्ड है वो मिली थी, तो फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो जब ERV वहां पे पहुंची और उन्हें बताया गया कि इस प्रकार का एक इंसिडेंट हुआ है, तो जो ERV थी उन्होंने लिंक किया कि शायद ये वही व्यक्ति है जिसको रात को हॉस्पिटल लेके जाया गया था। तो GRP को भी बुलाया हमने। GRP का ये जुरिस्डिक्शन बनता है क्योंकि पुलिस ट्रेन के अंदर इंसिडेंट हुआ था, तो GRP पुलिस ने FIR दर्ज करी और जो पुलिस है वो जो अक्यूज्ड है उसको राउंड अप करके ले आए। वो बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, महिलाएं और बेटियां कब सुरक्षित होंगी? टोहाना से सुशील की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। अंबाला पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कस रही है। इसके लिए अंबाला पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी के तहत CIA-2 ने नशा तस्करी करने वाले एक परिवार को पकड़ा। ये परिवार दिल्ली से अंबाला नशा लेकर के आ रहे थे, जिसकी सूचना अंबाला पुलिस को मिली, जिसके बाद CIA-2 ने नाकाबंदी करके इस गिरोह को काबू कर लिया। ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला के SP जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि अंबाला पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर CIA-2 ने NH 44 पर नाकाबंदी करके नशा तस्कर करने वाले को काबू कर लिया। SP ने बताया कि ये चारों आरोपी में से 3 अंबाला की डेहा कॉलोनी के रहने वाले हैं। इन चारों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है। हमने कुछ हमारे पास मुखबरे खास से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर हमने CIA-2 के इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए CIA-2 की टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जिसके अंदर इन्होंने पड़ाव थाना क्षेत्र से नेशनल हाईवे 44 के ऊपर से एक कार को फ्लैग डाउन किया, जिससे 4 आरोपियों को डिटेन करने और उनको अरेस्ट करने के ऊपर 1 किलो हेरोइन रिकवर की गई। हमने पानीपत सेक्टर 6 में स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शिकायत पर चंडीगढ़ CBI ने रेड की। रेड के दौरान CBI टीम ने विभाग के कमिश्नर IRS अमित नैन को 50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू किया। कमिश्नर ने शिकायतकर्ता से फंड निकलवाने की आवाज में लाखों रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी IRS कमिश्नर अमित नैन को CBI की टीम ने पीछे से दोनों हाथों से बांधकर कार्यालय से बाहर लेकर के CBI कमिश्नर को गाड़ी में धकेलते हुए सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा कर ले गई। चंडीगढ़ नंबर की इनोवा पर आई चंडीगढ़ CBI की टीम में दोपहर लगभग 12 बजे EPFO कार्यालय में रेड की। CBI की रेड लगभग 6 घंटे चली। पूछताछ के बाद कमिश्नर के खिलाफ केस दर्ज किया। यमुनानगर में महिंद्रा पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की नौकरी करने वाला गया प्रसाद यादव को SP मोहित हांटा ने सम्मानित किया है। सेल्समैन ने कहा कि अगर पेट्रोल पंप पर कर्मचारी थोड़ा सा हौसला दिखाएं तो लूट की घटनाओं पर विराम जरूर लग सकता है। पेट्रोल पंप पर लूट की नाकाम कोशिश को लेकर चर्चाओं का बाजार अभी भी गर्म है। 32 साल से इसी पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की नौकरी करने वाले प्रसाद यादव ने हौसले की चारों तरफ वाहवाही हो रही है। यमुनानगर के SP मोहित हांटा ने इनकी इस दिलेरी को देखकर के उन्हें न सिर्फ सम्मानित किया बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाया। वहीं गया प्रसाद यादव ने प्रदेश के पेट्रोल पंप पर हो रही लूट को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों को संदेश दिया कि सभी को अपना फर्ज निभाना चाहिए। गया प्रसाद यादव ने लूट को कोशिश के घटनाक्रम को याद करते हुए कहा कि लुटेरा जब पैदल पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो मुझे कुछ शक हुआ,
लेकिन इतने में उसने मेरे सिर पर पिस्टल तान दी, लेकिन वो डरा नहीं। हालांकि उनकी बाजू पर पिस्टल से निकले छर्रों के निशान हैं, मगर उसने लुटेरों का डटकर मुकाबला किया। एसपी साहब यही बोले कि आप बहुत बहादुर हैं, आपके अंदर डर नहीं लगी और बदमाश को काबू करके रखी। सच्चो साहब भी साथ में थे, हमारे मालक भी साथ हमारे गए थे। नहीं, हमें डर बिल्कुल नहीं लगा। बस वो 3:30 बजे आया, उसका पन्ना बंधा हुआ था सिर से और रिवाल्वर ला के मेरे कंधे में लगा दिया था। बैग मेरा उतार लिया था, पर एक हाथ से मैं बैग ही पकड़ रखा था, बैग नहीं छोड़ा था। कितना कैश था? कैश होगा 15,000 होगा। कैश तो मैं सारा दे चुका था मालक को। महेंद्रगढ़ के झगजोली गांव में शराब के ठेके में आग लगने के मामले में थाना सदर महेंद्रगढ़ की पुलिस टीम 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास उर्फ रूडा वासी बचनी, श्याम वासी बुचवास और अनुपम उर्फ कन्नू वासी झगडोली के रूप में हुई है। पुलिस ने जांच करते हुए पता लगाया कि आरोपित विकास उर्फ रूडा के खिलाफ पहले भी मारपीट और छीना झपटी का मामला दर्ज है। आरोपित अनुपम के खिलाफ मारपीट, डकैती, किडनैपिंग के जयपुर और महेंद्रगढ़ में 4 मामले दर्ज हैं। आरोपितों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 3 हत्या की वारदातों को बदमाश ने बड़े आराम से अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। एक के बाद एक 3 हत्या के केसों ने पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 3 अलग अलग जगहों पर खूनी वारदात सामने आई है। हाईटेक सिटी गुरुग्राम में अपराधी बिना पुलिस के खौफ के ऐसे वारदातों को अंजाम दे रही हैं, जैसे गुरुग्राम में पुलिस नाम की कोई चीज ही नहीं है। ट्रिपल मर्डर से दहला गुरुग्राम, एक के बाद एक 3 मर्डर, आरोपी फरार, पुलिस पर सवाल। महिला की हत्या कर शव प्लांट में फेंका, शोरूम में घुसकर पूर्व चेयरमैन को भूना, व्यापारी को सरेराह घेर कर की हत्या। बदमाशों ने पहले वारदात को नाथूपुर एरिया में अंजाम दिया, जहां हत्यारे एक महिला का शव खाली प्लॉट में फेंककर फरार हो गई। दूसरी वारदात गुरुग्राम सदर बाजार में हुई, जहां बदमाशों ने शोरूम में घुसकर सोना मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन को सरेआम गोलियों से भून दिया। वहीं बदमाशों की ये करतूत शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए कि ये अभी एक बॉडी यहाँ मिली थी, हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक महिला जिसकी उम्र करीबन 40 से 50 साल के करीब है, उसकी बॉडी यहाँ पर पड़ी है। तो मौके पर आकर हम लोगों ने देखा है और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और बाकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा है। अभी हॉस्पिटल जा करके पता देखिए, प्राइम फेस देखने से लग रहा है कि गला दबाने से मृत्यु हुई है या कोशिश की है, जिसने भी की है गला दबाकर मारने की कोशिश की है, और हाफ नेकेड बॉडी। हाँ जी, आज एक ये क्लॉथ शोरूम के अंदर एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, जिसके अंदर सुखबीर सिंह नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिस बारे में एफआईआर दर्ज की जा रही है और एक्यूट को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। तीसरी वारदात गुरुग्राम के भोड़ाकला गांव में हुई, जहां स्क्रैप व्यापारी जब अपने घर लौट रहा था तो बदमाशों ने बाइक सवार व्यापारी को घेरकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें व्यापारी की मौके पर मौत हो गई। कल रात को लगभग 10:30 बजे के करीब सुमित नाम का नौजवान, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी और वो स्क्रैप का काम करता था, वो अपने एक साथी महेश के साथ मोटरसाइकिल पे सवार होकर अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में कुछ लोगों ने उस पर अटैक किया, फायर आर्म से फायरिंग की और उसकी दौराने इलाज उसकी मृत्यु होगी। गुरुग्राम में लगातार हो रही हत्याओं से जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं आम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद डरे हुए हैं। लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि हत्या के सभी आरोपी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। पानीपत से मोहित
की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। करनाल की बसली नहर में डूब करके 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों नहर पर नहाने गए। छोटे भाई के डूबने की खबर लगते ही जैसे ही बड़ा भाई मौके पर पहुंचा तो उसने भी छलांग लगा दी। वहां पर लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन उसने छलांग लगा दी। इसके बाद दोनों भाई डूब गए, जिसमें से एक जो बड़ा भाई था उसके शव को बाहर निकाल लिया गया और दूसरे भाई की शव की तलाश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सर्च अभियान उसके लिए चलाया जा रहा है। यहाँ दोनों भाई कैथल के गांव बदनारा के रहने वाले थे। से आया था कि कह रहे हैं कि 1-1.5 घंटा पहले 4 युवक थे जो कि यहाँ पर गुनियाने में कोई मेला चल रहा था कि मेले में आए हुए थे, यहाँ नहाने के लिए आ गए। एक युवक ने पहले छलांग लगा दी, वो डूब चुका था। बाद में उसके भाई को जैसे बदनारे से पता लगा, उसके भाई ने आते ही छलांग लगा दी। वो पता लगा कि उसकी तो डेथ हो चुकी है। जो लड़का पहले निशान लगा उसकी अभी डेड बॉडी मिली नहीं है। अभी नहर प्रशासन आ चुका है, नहर बंद करवाएंगे तभी डेड बॉडी मिलेगी, यही जानकारी है। सोए थे यहाँ खिलकिया बजी, अपनी लेबर काम कर रही थी। एक बंदा चाल लेना आया था, वहाँ आए बगदे बगदे बंदा डूब गया। मामा आए उठे तो देखा पूरा कोई है नहीं है। उन्होंने क्या वो आकर नहीं गए हो, मैंने मोटरसाइकिल ठाई में परना चले गए। इतने में बदनारे के एक लड़का और था, 2 जने थे वहाँ। पहले 3 जने आए थे, एक 16 साल का था उनमें था और 2 हैं जो उनसे वहाँ भी 16 साल के, ज़्यादा उम्र नहीं है। उन्होंने रोक भी भाई नहावा नहीं हो, बोले मैं नहाऊँगा। गणियाना मेला भर रहा कोई गुग्गा माड़ी का शायद, आई थिंक, पक्का मैंने पता नहीं है। तो उसके भाई ना लेकर आ गए यहाँ। उसका भाई आंधी सारी इसमें कूदन की तैयारी में होया, वो माना पकड़ा भाई कूदा नहीं। मैं क्या पकड़ लो इसने। उस साइड बैठे थे, हम देख रहे थे भाई किंग ही दिख जाओ, नहीं दिखा। अभी तक आपने अस्पताल में मरीजों को रोता हुआ देखा होगा, लेकिन अगर डॉक्टर रो रहा है तो सवाल उठते हैं। सिविल अस्पताल में फिजिशियन रोने लगा क्योंकि उसे बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। देखिए रिपोर्ट। कमरा खोज लिया, कूलर तक नहीं है बैठने के लिए। देखो आप कैसे लोग इतने दांत पात फैला रखा है यहाँ के डॉक्टरों ने। इसके सारे के साथ आज तक कोई काम नहीं किया, लेकिन देखो इसके साथ क्या क्या लगा है। देखिए इस तस्वीर को। ये फिजिशियन डॉक्टर धर्मेंद्र हैं, जो सामान्य अस्पताल में तैनात हैं और फूट कर रो रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें अस्पताल में बैठने की जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में वो मरीजों को कैसे देखेंगे। कमरा खोज लिया, कूलर तक नहीं है बैठने के लिए। देखो आप कैसे लोग डॉक्टर के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉक्टर से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। मामले को लेकर जब अस्पताल के पीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर धर्मेंद्र ने पहले ऑपरेशन थिएटर में जाकर वहां के स्टाफ और डॉक्टरों से बदतमीजी की, उनके साथ अभद्रता की, जिसकी शिकायत आरएमओ ने दी है। ये वीडियो 31 अगस्त का है। आज ही डॉक्टर धर्मेंद्र के खिलाफ संज्ञान में आया है कि उन्होंने 31 तारीख को ऑपरेशन थिएटर में जाकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ, स्टाफों के साथ और डॉक्टर मनीष के साथ भी काफ़ी अभद्र व्यवहार किया है, गाली गलौज की है। इसकी इंक्वायरी बढ़ा दी गई है, जो रिपोर्ट होगी बाद में आपको बता दी जाएगी, या इसके जिसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई कर दी जाएगी। मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया, लेकिन इस प्रकार से डॉक्टर के रोने से कई सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कमेटी की जांच कब तक पूरी होती है। भिवानी से रवि की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। भिवानी सिविल हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी हुई है। और इन्हीं खबरों के साथ 22 जिले 22 खबर में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।